हाँ जी, तो मैं आपके सामने फिर से तैयार हूँ एक नया वीकली बाजार टॉक लेके। हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। नंबर वन, हम समझेंगे, इसको एज अ बिजनेस केस स्टडी ले लो टू अंडरस्टैंड कि इंडिगो आगे क्या प्लान्स कर रही है, क्या केपेक्स कर रही है, एविएशन इंडस्ट्रीज इन जनरल कैसा कर रही है। नंबर टू टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि गवर्नमेंट फिर इस आई वुड से कि फिर इस इंतज़ार में कि वो इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन ही बदल दे जिससे इन्फ्लेशन के नंबर्स को मैनेज करा जा सके, तो अपन उसमें डेप्थ में आज समझेंगे। एंड नंबर तीसरा जो अपन समझेंगे वो समझेंगे कि वेयर द मार्केट इज हेडिंग, मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है और उस सिग्नल को हमें कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों को लेके स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल, दिस इज पार्थ वर्मा। फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो अगर आप इंडिगो को देखोगे और इंडिगो को थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करोगे, ज़्यादा करीब मत जाना, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे रहता है। तो इस समय हम देखेंगे कि देर इज क्लोज टू 350 एयरक्राफ्ट्स। ये 2000 डेली फ्लाइट्स और 85 प्लस डोमेस्टिक लोकेशंस का कवरेज, ये तीनों अगर आप मिलाते हो तो ये तीनों इंडिगो को सबसे बड़ी एयरलाइन इस समय बनाता है मार्केट में। इंडिगो के पास जो मार्केट शेयर है दैट इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो एयरलाइन मार्केट है वो भी डुओपोली में। डुओपोली कैसे कि एक तरफ इंडिगो है और दूसरी तरफ टाटा ग्रुप है। आप देखिए, विस्तारा टाटा का है, टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस का जॉइंट वेंचर है। सिमिलरली एयर इंडिया एक्सप्रेस भी टाटा ने ले ही रखा है। एंड उसके अलावा कोई बहुत बड़ा प्लेयर है नहीं। अकासा मैं इस समय इंक्लूड नहीं करूंगा बिकॉज दे आर नॉट क्रिएटिंग दैट इम्पैक्ट। ठीक है, और फिर क्या होता है ना यार, बिजनेस अगर स्टार्ट आपने करा है और स्टार्टिंग से वो बिजनेस प्रोफेशनली मैनेज्ड है, मतलब लैक ऑफ प्रमोटर उसके अंदर है, तो बिजनेस ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता, ऐसे यूजुअली बोला जाता है। राकेश जी के जाने के बाद आई वुड से अकासा बिकम ऑर्फन। एक विजन, एक भूख की कमी है, गाइडेंस की कमी है, तो पता नहीं अकासा कितनी ऊंची उड़ान भरता है। बट इस समय मेरे हिसाब से दो बड़े प्लेयर हैं। आप थोड़ा सा ज़रा सोचो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिगो जो है वो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस कंपनी बन चुकी है इंडिया के लिए? सर मैं समझा नहीं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंस कंपनी बनने का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंस कंपनी बनने का मतलब ये है कि अगर इस कंपनी में रातों रात ताला लग जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जस्ट इमेजिन, कोई सर्वर वर्वर का इशू आ गया और उसके कारण कल इंडिगो की एक भी एयरलाइन ने फ्लाइट नहीं ली। 2000 डेली फ्लाइट्स कैंसल्ड। आप सोचो, एक फ्लाइट में से फॉर एग्जांपल अगर 150 लोग बैठते हैं, ठीक है, 150-200 लोग बैठते हैं, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 4000 पीपल हैव नॉट रीच टू देयर रेवेन्यू। नंबर वन। नंबर टू, पूरा लॉजिस्टिक्स रुक जाएगा, द इंटायर इकोनॉमी विल बी एट हॉल्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिगो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, लास्ट ईयर जून में, सॉरी इसी साल जून में, 2 महीने पहले इंडिगो ने $5 बिलियन का ऑर्डर किया है। $5 बिलियन में क्या मिलेगा? $5 बिलियन कितना होता है सर? 5000 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल्स टू 8 करोड़, राइट? 1 मिलियन इज 8 करोड़। तो यू कैन जस्ट डू योर कैलकुलेशन, राइट? सो इट इज क्लोज टू 40,000 करोड़ का इन्होंने एक नया फ्लीट ऑर्डर किया है। इसको एयरक्राफ्ट का फ्लीट बोलते हैं। ये एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, इस पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है जिसकी बॉडी चौड़ी होगी थोड़ी सी। इस समय जो इंडिगो यूज करता है वो एयरबस 737 यूज करता है। एक ही तरह के सारे फ्लाइट्स होते हैं। अब इंडिगो ने 500 नए जेट्स का ऑर्डर किया है और ये इन्हें 2027 के एंड में मिलेगा, डिलीवरी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 500 एयरक्राफ्ट्स। ये 500 एयरक्राफ्ट्स के साथ इंडिगो अपनी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर लेगा। 350 में 500 और ऐड हो जाएंगे तो इट विल बिकम क्लोज टू 850 प्लस एयरक्राफ्ट्स के साथ इंडिगो मार्केट में होगा बाय द एंड ऑफ 2027। अब ये बहुत बड़ा जंप है जो इंडिगो लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखो यार, जब मार्केट लीडर होता है ना, उसके पास हमेशा ग्रोथ की दिक्कत होगी। इंडिगो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज्यादा लोगों को सर्विस दे रही है।
अब अगर आपको और ज़्यादा लोगों को सर्विस देनी है, डेफिनेटली मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होना बाकी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी, और नए एयरपोर्ट्स ओपन होंगे, सब कुछ होगा, आई अंडरस्टैंड। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। यहाँ पर हर चीज़ अपने हिसाब से होती है। एक वर्ड होता है रेड टेपिज्म, है ना, रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेसी में फंस जाती है चीज़ें, तो अपने हिसाब से होगा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, अभी इनाग्रेशन हुआ है, पता नहीं 10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं बनने में, नेवर नो। अलग अलग परमिशंस होती हैं, ग्रीन लैंड, लोकल परमिशन, ये एयरपोर्ट ओपन करना इट्स नॉट अ बच्चों का खेल। तो इंडिगो को ये समझ में आया कि यार नए एयरपोर्ट्स ओपन होंगे, उससे ग्रोथ होगी, वो तो ठीक है, बट वो तो ग्रोथ बहुत स्लो होगी। हमें तो, क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है, आप समझना डुओपॉली के अंदर एक तरफ इंडिगो है, सामने टाटा ग्रुप है, पूरा ग्रुप खड़ा है। तो दे आर समबडी दोज हु हैव अनलिमिटेड कैपिटल, उनके पास अनलिमिटेड कैपिटल है, देयर इज नो लिमिट। ऐसे प्लेयर के साथ अगर इंडिगो को डील करना है तो इंडिगो को बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, और तेजी से आगे बढ़ने के लिए इंडिगो मार्केट को एक्सपैंड होने का वेट नहीं कर सकता, रादर जो करंट मार्केट है उसी में उसको एक्सपेंशन करना है। ये बिल्कुल सेम फिलॉसफी है जो हमने लास्ट वीकली बाजार टॉक्स के अंदर डिस्कस करी थी रिगार्डिंग एफएमसीजी, कि पहले आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करो, फिर उन लोगों को ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट सर्व करो। इंडिगो ने पहले क्या करा, इंडिगो वॉज पॉपुलरली नोन एज अ लो कॉस्ट कैरियर, शुरुआत जब उन्होंने करी थी कि भाई हम सस्ते लोग हैं, हम कोई फालतू का फालतू का आपको हंकी डोरी फैंसी लुक नहीं देंगे। एक घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे में आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में पहुंच सकते हो, 2.5 आवर्स मैक्स। मतलब आपको बॉम्बे, गुजरात से कैलकाटा भी जाना है, इट्स 2.5 आवर्स। कश्मीर से कन्याकुमारी अगेन 2.5 आवर्स, 3 आवर्स, राइट। तो इंडिगो ने बोला 2-3 घंटे की बात है, इसमें क्या फैंसी फैंसी करते हो यार, इंडिया तो प्राइस सेंसिटिव ऑडियंस। इंडियंस ने बोला बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ, इंडिगो लॉन्च हुई, इंडिगो सक्सेसफुल हो गई। अब इंडिगो का ग्रोथ और आ नहीं रहा है, ठीक है। विस्तारा जो है, अगर आप विस्तारा को देखोगे तो विस्तारा का एक्सपीरियंस बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू इंडिगो। इनफैक्ट एयर इंडिया में भी जो सीटिंग क्वालिटी, इंडिगो में सबसे प्रॉब्लम ये था कि सीटिंग क्वालिटी खराब है, तो अब इंडिगो ने सोचा कि नहीं यार, इसको और प्रीमियमाइज करते हैं एक्सपीरियंस को। तो उन्होंने क्या करा, इंडिगो स्ट्रेच करके एक नया वर्जन लॉन्च करा है अपना, ध्यान से समझना। इस इंडिगो स्ट्रेच में क्या होगा, आगे की जो कुछ सीट्स होती है, देखो एयरक्राफ्ट में 3 सीट इधर होती है, 3 सीट इधर होती है, बीच में गलियारा होता है, ठीक है। बिजनेस क्लास में क्या होगा, वो छोटी छोटी सीट्स जो देखते हैं अपन, उसकी जगह 2 बड़े बड़े सोफे लगे होंगे, 2 सोफे इस तरफ, 2 सोफे इस तरफ, बीच में गलियारा, ठीक है। ये सोफों को उन्होंने पूरा बताया, आई एम नॉट हियर टू एडवर्टाइज इंडिगो, क्योंकि एनवोलोप ईयर प्राइवेसी है, 6 वे एडजस्टेबल है, यूएसबी कॉम्पेटेबल है, चार्जिंग पोर्ट है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, फालतू की चीज़ है। क्यों करने की कोशिश कर रहा है इंडिगो, अपन वो जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो, इंडिगो को ये पता है कि मुझे जैसे ही 2027 में 500 न्यू एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे, उनको बहुत एग्रेशन के साथ ग्रो करना पड़ेगा, और वो एग्रेशन ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी उसको एग्रेसिवली ग्रो करना पड़ेगा। अभी इसी महीने की बात है, इंडिगो ने एक नया जाफना, जो श्रीलंका में जाफना करके एक एयरपोर्ट है, वहां पर अपनी एक नेक्स्ट रीसेंट इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट करी है, ठीक है। तो उनको पता है कि जब दो प्लेयर्स हैं बड़े, और सामने वाले जो विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, दोनों में बिजनेस क्लास सीट अवेलेबल है, बट इंडिगो में नहीं है, तो इंडिगो बहुत बड़ा मार्केट है जो छोड़ रहा है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो बिजनेस क्लास सीट्स कौन लोग लेते हैं भाई, कंफर्ट किसको चाहिए 2 घंटे के लिए भी। एक तो मिलियनर बिलियनर, देखो बिलियनर बिलियनर आदमी है ना, मोस्टली वो प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास 1,000, 1,500, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़ है, वो प्राइवेट जेट से ट्रैवल करता है ना, क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा कीमती है। तो यहाँ तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, 100, 200, 500 करोड़ रुपए के असामी हो गए, ठीक है। वो लोग यूजुअली बिजनेस क्लास ले लेंगे। पेशेंट्स जो होंगे, जो मेडिकल पेशेंट्स हैं, वो लोग दे जस्ट वांट मोर कंफर्ट, तो दे विल गो विद बिजनेस क्लास। और इसके अलावा कॉर्पोरेट लीडर्स जो होते हैं, कंपनी का सीईओ ट्रैवल कर रहा है, सीएफओ ट्रैवल कर रहा है, कंपनी के इंजीनियर्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो कंपनी कॉर्पोरेट बुकिंग होती है और एक फिरंग लोग लेते हैं। यूजली जो फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं वो इंडिया में बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, मोस्टली ऐसा देखा गया है। अब अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात करोगे तो इंडिगो ने अभी दिल्ली मुंबई पे ट्रायल स्टार्ट करे हैं बिजनेस क्लास के, 18,000 रुपीज से टिकट स्टार्ट है, जबकि नॉर्मल दिल्ली मुंबई टिकट देखोगे तो 4-5 thousand रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 3.5 times एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या देंगे आपको, वेलकम ड्रिंक दे देंगे, ओबरॉय से बना हुआ खाना दे देंगे, मतलब एक्सप्रेस बोर्डिंग आपको दे देंगे। सबसे पहले आप
एरोप्लेन में बोर्ड करोगे, बैठ जाओगे, फिर सबसे बाद आप ही सबसे पहले निकलोगे, ये सब चीज़ें होती है, चोचलेबाजी है बेसिकली। ठीक है, बट इंडिगो इसमें आ चुका है क्योंकि इंडिगो को ये समझ में आ गया था कि भाई बिजनेस क्लास क्राउड अपने को छोड़ना नहीं, पीपल शुड नॉट लीव इंडिगो। इसी के लिए अगर आप देखोगे, और अगर आप थोड़ा बिगर पिक्चर में जाओ, तो जो पीटर एल्बर्स हैं, हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, उसने भी कई बार एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि इंडिगो के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब द इंटरनेशनल मार्केट शेयर सेगमेंट। ठीक है, इंडिगो इज बेस्ट पोजिशन ओवर हियर। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा ब्रांड स्टिकीनेस के लिए अगर आप देखो तो एयरलाइन जो होती है ना, वो बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है। कॉस्ट सेंसिटिव मतलब प्राइस सेंसिटिव है रादर, जो इंडियन ऑडियंस भी है, और एयरलाइन इज वेरी वेरी प्राइस सेंसिटिव थिंग। मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंदौर से दिल्ली फ्लाई करना है, तो मैं मेक माई ट्रिप या इस तरह की किसी वेबसाइट पे डालता हूँ और मुझे वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। अब मेरा मोस्टली तो ये रहता है कि भाई मेरे टाइम के हिसाब से मैं फ्लाई करूंगा, सबसे सस्ती फ्लाइट रात को 12 बजे की है, तो मैं रात को 12 बजे फ्लाई नहीं करूंगा, है ना। तो मैंने सुबह सुबह का टाइम निकाला कि सुबह 7 से 10 में कितनी फ्लाइट्स जाती हैं। तो मुझे देखा कि 7 o'clock इंडिगो जाती है, 7:30 से फॉर एग्जाम्पल विस्तारा जाती है। तो मैंने दोनों की प्राइस चेक करी, अगर मुझे 500,000 रुपीज कम मिल रहा है, 500 रुपीज भी कम मिल रहा है विस्तारा में, गो विथ विस्तारा। आई डोंट हैव एनी रीजन टू नॉट चूज विस्तारा। ठीक है, टू स्पेंड 500 रुपीज मोर एंड ट्रैवल इन इंडिगो। मेरे पास कोई कारण नहीं है, इंडिगो आपको वो कारण देने की कोशिश कर रहा है अभी यहाँ पर। इंडिगो क्या बोल रहा है कि भाई आप हमारी साइट से टिकट बुक करो, वेरी गुड, कर लिया। फिर आप उस टिकट को जब आप बोर्ड करोगे फ्लाइट को, तो वी विल गिव यू सर्टेन पॉइंट्स, और वो पॉइंट जब आपके पास एक सर्टेन पॉइंट्स खत्म हो इकट्ठे हो जाएंगे, तब आप उसको रिडीम करा के फ्लाइट्स ले सकते हो, होटल का स्टे ले सकते हो। जेट ने ये चीज करी थी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक फॉर कस्टमर स्टिकीनेस। आपकी ब्रांड लॉयल्टी स्टेब्लिश करने के लिए कि आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम चला दो, आप एक काउंटर पॉइंटर वाला प्रोग्राम चला दो। सो इंडिगो वो भी बहुत एग्रेशन के साथ इस समय मार्केट में करने की कोशिश कर रहा है। आप देखो सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स क्या है यहां पर। ठीक है, थोड़ा सा समझना। आपको याद है हमने यहां पर बोला था कि इंडिगो ने 500 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इशू करें ना, ऑर्डर किया। अगर आप देखोगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और इसके लिए आपको थोड़ा सा ब्रॉडर फ्रेमवर्क लेना पड़ेगा। अभी ब्रो क्या है ना, अभी इंडिगो के जितने भी प्लेन्स हैं, ठीक है, दे हैव क्लोज टू 300 250 350 प्लस एयरक्राफ्ट्स, 350 प्लस एयरक्राफ्ट्स ऑफ सेम कंपनी एंड सेम मॉडल। देखना प्रैक्टिकल चीज है, तभी आपको समझ में आएगा। 350 के 350 एयरक्राफ्ट एक ही कंपनी के, एक ही मॉडल है। तो ऐसा क्यों करा इन्होंने? क्या ये कस्टमर को ज्यादा वैरायटी देने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं, इंडिगो का आज तक ऑब्जेक्टिव ही वही था, उसका यूएसपी वही था कि कस्टमर को वैरायटी देने की कोशिश मत करो, आप कस्टमर का प्राइस कम करने की कोशिश करो। तो प्राइस में कब कम कर पाऊंगा? दो चीजें, या तो तेल का भाव कम हो तो मैं प्राइस कम कर सकता हूं, या मेरे खर्चे अगर कम हो तो मैं प्राइस कम कर सकता हूं। तो खर्चे कम करने के लिए क्या करें? उन्होंने देखा सबसे बड़ा खर्चा क्या है रेगुलर बेसिस पे सबसे बड़ा खर्चा है मेंटेनेंस करना एयरक्राफ्ट का। दैट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि डीजीसीए जो है, डायरेक्टर जनरल कंट्रोलर एविएशन वाले, ठीक है, ये जो एविएशन अथॉरिटी है इंडिया की, बेसिकली ये बहुत स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट भाई, और लोगों की जान चली जाएगी, राइट। तो एक ही कंपनी का एक ही मॉडल के 350 एयरक्राफ्ट अगर मैं मेंटेन करता हूं, तो मेरे लिए मेंटेनेंस ज़्यादा ईजी पड़ेगा ना। नंबर वन, एक तो मेंटेनेंस सस्ता पड़ेगा, सारे ऑटो पार्ट्स बल्क में आ जाएंगे, मेरे को मल्टीपल अलग अलग मॉडल के एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो हर चीज़ में सेंट्रलाइज कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मुंबई से दिल्ली कोई फ्लाइट जा रही है और वो फ्लाइट खराब हो गई, जो जाने वाला एयरक्राफ्ट था वो खराब हो गया, तो ये क्या करते हैं पता है? ये तुरंत कोई दूसरा एयरक्राफ्ट मुंबई भेजेंगे और उस मुंबई के एयरक्राफ्ट से दिल्ली लेके चले जाएंगे। ये तभी सेक्टर आराम से बदल सकता है एयरक्राफ्ट अपना। एयरक्राफ्ट क्या होता है, यूजुअली एक ही सेक्टर पे चलता है, यानी दो प्लेन्स अगर हैं इंडिगो के, और वो इंडिगो के दो प्लेन्स अगर मुंबई इंदौर करते हैं, तो मुंबई इंदौर ही करेंगे, ठीक है, उसको अननेसेसरी कहीं और नहीं भेजते हैं वो लोग।
यूजुअली क्रू वगैरह भी सेम होता है, घूमते रहते हैं इधर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर अब हमारे पास दो अलग अलग एयरक्राफ्ट हैं, एक वाइड बॉडी है और एक फ्लैट बॉडी है, एक नैरो बॉडी है जो नॉर्मल है, तो आप क्या कर रहे हो, एयरलाइन विद इन एयरलाइन हो जाएगा ये। कुछ कस्टमर्स है जिनको प्रीमियम फील मिलेगा बिकॉज दे आर यूजिंग, यू नो, दे आर हैविंग नॉट स्ट्रेच। स्ट्रेच में तो कुछ सीटें रहेंगी आगे की, बाकी पीछे तो नॉर्मली इकोनॉमी चलेगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम पार्शियलिटी जैसी चीज आएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, दो अलग अलग एयरक्राफ्ट मेंटेन करने के लिए, दो अलग अलग मॉडल मेंटेन करने के लिए आपको दो डिफरेंट काइंड ऑफ टीम्स चाहिए। मतलब समझा नहीं, मैकेनिक्स दोनों के अलग अलग होंगे, इंजीनियर्स दोनों के अलग अलग होंगे। इनफैक्ट अगर आप चाहते हो कि आपका स्टाफ या आपका पायलट या आपका जो एयर क्रू होता है, फ्लाइट क्रू होता है, वो दोनों एयरक्राफ्ट को सर्विस करने के लिए रेडी हो, तो आपको उनको दोनों पे ट्रेन करना पड़ेगा। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मॉडल वाइज ट्रेनिंग होती है ना, कहाँ पर इमरजेंसी डोर है, कहाँ पर नहीं। अगेन डीजीसीए की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सब के चक्कर में हो सकता है दैट फ्यूचर में इंडिगो की ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाए और जिससे उसके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो, नंबर वन। नंबर टू, एक बहुत स्टिफ कंपटीशन खड़ा है इसके आगे। हमने आकाशा के बारे में बात करी, बट अगेन यू नो, यू नेवर नो कि कितना डेप्थ में ये जा सकता है। आकाशा कितना बड़ा हो सकता है, विस्तारा कितना बड़ा हो सकता है, एयर इंडिया एक्सप्रेस विच इज़ अ बेबी, लाइक अ बेबी फॉर टाटा मोटर्स, वो कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो इस समय वैल्यूएशंस भी बहुत क्रेजी हैं। आप देख रहे हो ये जब से लिस्ट हुआ है 2016 से, तब से लेकर के कंटिन्यूसली मैं चार्ट बता रहा हूं आपको, एंड आप देखेंगे कि ये क्लोज टू 1200 पे लिस्ट हुआ था, 42-4700 रुपीज चल रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑलरेडी काफी ऊपर टन चुका है। अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेजॉरिटी वॉल्यूम्स थे वो यहां पर आ चुके हैं, जो एक्यूमुलेशन होना था स्टॉक का, है ना। अब तो ये जो फेज है ये सब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है ब्रो, रिटेलर्स को माल चिपकाया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो वैल्यूएशंस बहुत टने हुए हैं। नॉट श्योर कितना रॉकी पाथ है इन, यू नो, इंडिगो के लिए आगे, बट डेफिनेटली इट इज वेरी चैलेंजिंग। एंड यू नो, एज राइटली सेड कि इफ यू वांट टू बिकम मिलियनर स्टार्ट विद $1 बिलियन। अगर आपको मिलियनर बनना है तो आप $1 बिलियन से स्टार्ट करो एक एयरक्राफ्ट कंपनी, एंड वेरी सुन यू विल बी अ मिलियनर, है ना। आपका पूरा वेल्थ खत्म हो जाएगा। सो ये बहुत एक फेमस कोट है, वॉरेन बफेट सर भी बोल चुके हैं दैट एयरलाइन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्स्ट बिजनेसेस टू हैव, राइट। अगला हम टॉपिक देखते हैं कि भाई इन्फ्लेशन में मैडम क्या चेंज करने के चक्कर में है ना। थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। देखो अभी क्या हुआ ना, इकोनॉमिक सर्वे आया। सर मेरे को समझ नहीं आता इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या फर्क है। देख ब्रो, बजट जो है ना वो अगले आने वाले साल में कहां कहां पर कितना कितना खर्चा होगा उसकी बात करता है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले एक साल में इकोनॉमी के साथ क्या क्या हुआ एक्चुअली उसकी बात करता है। दैट इज अ सर्वे। सर्वे इज ऑलवेज ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स एंड बजट इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर थिंग्स। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में एक सजेशन है, आप थोड़ा सा जरा ध्यान देना है इसको। क्या सजेशन है, और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है, मतलब हम जो इंडिया में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का जो फ्रेमवर्क है उसमें फूड को एक्सक्लूड कर दो, है ना। हायर फूड प्राइसेस आर मोर ऑफन नॉट डिमांड इंड्यूस्ड बट सप्लाई इंड्यूस्ड। शॉर्ट रन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर मेंट टू काउंटरएक्ट द प्राइस प्रेशर्स फ्रॉम एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ग्रोथ। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, ये लाइन समझाने के लिए मैं आगे आपको 10 मिनट कुछ बताना चाहता हूं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीपीआई या हेडलाइन इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, हेडलाइन इंडेक्स क्या होता है, सीपीआई क्या होता है। देखो गवर्नमेंट ने क्या करा है पता है, गवर्नमेंट ने है ना एक बास्केट बनाया। बास्केट बनाया मतलब गवर्नमेंट ने एक बास्केट बनाया और उसमें है ना ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के प्राइजेस लिख दिए। मैंने ये बास्केट बनाया से फॉर एग्जांपल 2023 में। एक्चुअल में अगर आपको देखना है तो 799 प्रोडक्ट्स हैं इस बास्केट में। ठीक है, पता है 799 प्रोडक्ट्स में से इस बास्केट के अंदर वीडियो कैसेट, जो कैसेट आती थी ना, घोड़े की गाड़ी, घोड़े की जो कार्ट होती है, उन तक के प्राइजेस आज भी वो सब आइटम्स इसमें लिस्टेड है।
अगर मान लीजिए इन सब की एक्यूमुलेटेड कॉस्ट, से फॉर एग्जांपल इन 799 चीजों की एक्यूमुलेटेड कॉस्ट 50,000 रुपए है 2023 में, फिर हम देखेंगे कि 2024 में इसकी कॉस्ट कितनी है। 2024 में अगर इसकी कॉस्ट 55 के है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 10% से इंक्रीज हुई इंडिया में। समझ में आ रहा है, बेसिक चीज है भी, ठीक है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हो, अगर आप इन्फ्लेशन को इस समय देखने की कोशिश करते हो तो इन्फ्लेशन दो भागों में बटी हुई है। कौन से दो भागों में बटी हुई है सर? एक तो है कोर इन्फ्लेशन और एक है नॉन कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन और नॉन कोर इन्फ्लेशन अपन एक एक करके समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। देखो, अब वो 799 चीजों का जो गुड है ना, जो 50,000 से 55,000 हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें, क्या क्या है इसमें, जैसे गेहूं है, चावल है, लेदर के बूट्स हैं, कपड़ा है, ठीक है, सर्विसेज भी हैं कि भाई आपको एक मेड चाहिए तो कितने में मिलती है, एक ड्राइवर चाहिए तो ऑन एन एवरेज एक ड्राइवर की सैलरी कितनी है, सब चीजें हैं। अब इसमें है ना, ये जो 10% इंक्रीज हुआ है ये टोटल इन्फ्लेशन है। क्या ये पूरा का पूरा 10% सिर्फ फूड के कारण इंक्रीज हुआ है या इसमें नॉन फूड कॉस्ट भी है? समझना मेरी बात। जैसे अगर आप, मैं आपको बोलता हूं कि नॉन कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, कि भाई मान लीजिए कि बारिश बहुत ज्यादा हुई और टमाटर की बहुत सारी फसल खराब हो गई और इस कारण से टमाटर का भाव 200 रुपए किलो है आज के टाइम पर, आज की डेट में। और जिस डेट पे टमाटर का दाम 200 रुपए किलो है उस डेट में मैं इन्फ्लेशन मेजर कर रहा हूं, तो क्या मेरी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आएगी? बिल्कुल बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। बट वो जो बढ़ी हुई इन्फ्लेशन है उसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स। जब मैं इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता हूं एक्सक्लूडिंग फूड आइटम्स के प्राइजेस, तो मैं बोलता हूं दैट दैट इज माय कोर इन्फ्लेशन। समझ रहे हो आप? एक्सक्लूड फूड एंड एनर्जी, और ये क्या होती है? दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन। समझिए इधर ध्यान से। जैसे मैन पावर, वॉचमैन की सैलरी रातों रात थोड़ा ना, हर साल थोड़ा ना बढ़ती है, बढ़ती भी तो हर साल डबल ट्रिपल थोड़ा ना, 2 4 5% बढ़ेगी मुश्किल से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें से काम करो आप, फूड और एनर्जी को साइड में करो और बताओ कि इन्फ्लेशन कितनी है, तो उस इन्फ्लेशन को कोर इन्फ्लेशन बोला जाता है, ठीक है। नॉन कोर इन्फ्लेशन क्या होता है पता है? टोटल इन्फ्लेशन माइनस कोर, या फिर आपको अगर इसको उल्टा बोलना है तो दिस इज द इन्फ्लेशन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी। भाई ये जो बकेट में 799 आइटम्स है इसमें से मैं फूड के आइटम अलग कर देता हूं, पेट्रोल, एनर्जी, तेल, ये सब बाहर कर देता हूं, और इन्फ्लेशन अगर मैं फिर कैलकुलेट कर रहा हूं तो आई एम कैलकुलेटिंग कोर इन्फ्लेशन। अगर मैं सिर्फ फूड और एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूं आई एम कैलकुलेटिंग नॉन कोर इन्फ्लेशन। अगर मैं दोनों को मर्ज करके कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो आई एम कैलकुलेटिंग हेडलाइन इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेडलाइन इंफॉर्मेशन? कोर प्लस नॉन कोर। कोर क्या है? एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, एंड नॉन कोर क्या है? ओनली फूड एंड एनर्जी। तो भैया ये तो समझ में आया, लेकिन मेरे को अभी भी स्टोरी समझ में नहीं आ रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई क्यों चाहता है कि हम इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन से फूड को हटा ही दें। मतलब आरबीआई बोल रहा है नॉन कोर इन्फ्लेशन करके कोई चीज रखो ही मत, अब सिर्फ कोर इन्फ्लेशन पे बात करो। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा समझने के लिए। आरबीआई ने क्या करा ब्रो? आरबीआई ने, यूजुअली आरबीआई इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखता है वो 4% के आसपास रखता है कि भाई कंट्री में इन्फ्लेशन 4% रहनी चाहिए। कोविड के बाद क्या हुआ? आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे। कोविड में लोन लेना बहुत आसान हो गया था कोविड
लॉकडाउन के दौरान, तो लोगों ने भर भर के लोन लिया। उसके कारण काफी सारे लोगों के पास पैसा आया, तो उन लोगों ने खरीदारी शुरू करी। जब पैसा आदमी के पास बहुत रहता है तो जम के खरीदता है, फिर वो तोल मोल नहीं करता। जब वो तोल मोल नहीं करा, समझना, तो सेलर्स को भी समझ नहीं आ रहा लोग आजकल तोल मोल नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और भाव बढ़ा के बेचो। ठीक है, तो पीपल व्हेन दे हैव मनी दे विल बाय एक्सपेंसिव थिंग्स एट मोर एक्सपेंसिव प्राइस। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। जब लोगों के पास पैसा रहता है तब, तो इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ गई। इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ना क्या बहुत खतरनाक होता है? बिल्कुल होता है। क्या कारण है? एक तो आपकी परचेजिंग पावर कम करेगा। पहले आप 10 रुपए में कुछ एक चीज खरीद पा रहे थे, अब वही चीज आपको 15 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। 50% परचेजिंग पावर खत्म हो गई आपकी रातों रात। ठीक है, दूसरा, परचेजिंग पावर रिड्यूस होगा। दूसरा, ये अनसर्टिनिटी बढ़ाएगा। एक हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, जैसे से फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे, ठीक है, या फिर वेनेजुएला है, एल सेल्वाडोर है। हमें पता ही नहीं कि अब अगले 6 महीने में यहां पर क्या होगा। पीपल, बिजनेस, कंज्यूमर्स, एवरीवन इज अनसर्टेन कि यार प्राइस और बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। समझना, किसी के पास अगर पैसा भी रखा है और उसको धंधा खोलना है तो नहीं खोलेगा धंधा। रीजन बीइंग कि यार कीमतें और ज्यादा ऑलरेडी बढ़ी हुई है, मैंने खरीद लिया इस बड़ी हुई कीमत पर, इन्फ्लेशन कम हो गया तो मेरे को तो खड़े खड़े नुकसान हो जाएगा। इसके कारण अगर आप देखोगे तो लोग इन्वेस्टमेंट्स कम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है। समझ रहे हो आप? ये सबसे खतरनाक है किसी भी इन्फ्लेशन के लिए, और आरबीआई चाहती है कि ऐसा ना हो। टू अवॉइड दिस स्पाइरल, अगर आप देखोगे ये ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के अपने चार्ट्स हैं, तो 2021 तक सब कुछ ठीक था, और 21 में 0.5 का रेट बढ़ के 5 हो गया सीधे, +5% ऑलमोस्ट। ग्लोबली हुआ, इंडिया के साथ भी हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये क्यों करा पता है? वाई दे हैव डन दिस? Why increase in 5%? That is to fight inflation, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। और आप देखो फरवरी 2023 के बाद से ऑलमोस्ट फ्लैट है ये सारी की सारी, इंक्लूडिंग इंडिया। सो एवरीवन इज नाउ एंटिसिपेटिंग दैट दिस रेट शुड फॉल। ऐसा लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, बट दैट्स ओके। आरबीआई ने रेट्स क्यों बढ़ाए? बिकॉज वो इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना चाह रहा था। आप थोड़ा सा देखना जरा, इसमें जो रेड कलर का जो चार्ट है, दैट इज योर नॉन कोर इन्फ्लेशन, दैट इज फूड प्राइसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो ब्लू कलर का चार्ट है ये वाला, ठीक है, दिस इज कोर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। और ये जो ब्लैक है दैट इज प्योर इन्फ्लेशन, द हेडलाइन इन्फ्लेशन। आप देखोगे नॉन कोर इन्फ्लेशन नीचे गिर रही है, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन अभी भी टनी हुई है ऊपर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी टनी हुई है। बिकॉज ऑफ दिस फूड इन्फ्लेशन जो मेरी हेडलाइन इंफॉर्मेशन है वो भी नीचे नहीं जा पा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइडियली मेरा इंटेंशन ये है कि ये जो नंबर है ना ये नीचे जाना चाहिए, ये 4 तक आना चाहिए। देखिए मुझे इस नंबर को 6 से 4 पे लेके आना है, बट मैं लेके नहीं आ पा रहा हूं। कारण क्या है कि फूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं, वो स्टेटमेंट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि भाई जैसे मान लो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ना, और उस इन्फ्लेशन बढ़े हुए होने का कारण ये है कि प्याज 200 रुपए किलो पहुंच गया है, टमाटर 300 रुपए किलो पहुंच गया है, आलू भी 70-100 रुपए किलो है। इस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आ रहा है। अब आरबीआई बढ़े हुए इन्फ्लेशन, यूजुअली जब इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ रहता है तो आरबीआई उसको फाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। मान लो आरबीआई ने बोला कि चलो आज से लोन लेना महंगा हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है ब्रो? भाई जो इन्फ्लेशन बढ़ा है दैट इज बिकॉज ऑफ टमाटर के दाम बढ़ने से। उससे आरबीआई अगर लोन लेना महंगा कर रही है तो लोग टमाटर खरीदना बंद थोड़ा ना कर देंगे कि अब लोन महंगा मिल रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत माइन्यूट सा फंडा है सर। तो ये फूड प्राइसेस को इन्फ्लेशन कैलकुलेशन से बाहर रखने की बात कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है?
इसके पीछे इन लोगों ने ये लॉजिक दिया है कि जो फूड के प्राइजेस रहते हैं वो डिमांड के कारण कम या ज्यादा नहीं होते हैं। समझने इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा नीचे गिर जाए, क्या लोग खरीदना शुरू करेंगे रियल एस्टेट? बिल्कुल खरीदना, डिमांड बढ़ जाएगी रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस फिर बढ़ जाएंगे। तो रियल एस्टेट के जो प्राइस बढ़े हैं उसके पीछे फैक्टर क्या है? उसके पीछे फैक्टर है डिमांड बढ़ने का। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए ना तो लोग डिस्करेज होंगे कि नहीं यार अब होम लोन महंगा हो गया, लेट्स चक द प्लान, है ना, प्लान कैन कर दो कि यार रियल एस्टेट नहीं लेना है। बट अभी जो फूड प्राइसेस बढ़ते हैं वो डिमांड के कारण नहीं बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप? 70 या 30 रुपए 40 रुपए वाला टमाटर जो है, अगर वो 200-300 रुपए किलो पे बिक रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि लोगों ने टमाटर ज्यादा खाना शुरू कर दिए, टमाटर हर जगह हर आदमी टमाटर ही टमाटर मांग ले इसलिए उसके रेट बढ़ गए। इट इज बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट, कि टमाटर के खेत खराब हो गए, टमाटर की फसल नहीं आई, समथिंग लाइक दैट। तो आरबीआई का ये बोलना है कि भाई फूड के जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो सप्लाई कंस्ट्रेंट से बढ़ते हैं, एनर्जी के जो प्राइसेस बढ़ते हैं वो सप्लाई कंस्ट्रेंट से बढ़ते हैं, ना कि डिमांड के कारण बढ़ते हैं। और कोई भी चीज का प्राइस अगर सप्लाई के कारण बढ़ रहा है तो हम कितना भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे कर दें उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है। देखो समझो मेरी बात, आरबीआई क्यों चाहता है कि वो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही बदल दे? कारण क्या है ना, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर करा है पिछले 2 सालों में, लेकिन उसके कारण इन्फ्लेशन कम नहीं हो पाया है। देखोगे अगर आप तो इंटरेस्ट रेट के कारण ये जो ब्लू लाइन है ये तो नीचे गिर गई, लेकिन चूंकि फूड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। फूड के प्राइसेस क्यों बढ़े सर? कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब है, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, इसके कारण मेरी ओवरऑल इन्फ्लेशन ऊपर टनी हुई है। एंड आरबीआई इज वेरी डेस्परेट कि जैसे ही इन्फ्लेशन का नंबर कम हो हम इंटरेस्ट रेट कट करें, क्योंकि अगर अभी इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो लोगों के हाथ में और ज्यादा पैसा जाएगा, वो और ज्यादा खर्चेंगे और ज्यादा इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। जो 6% इन्फ्लेशन आज चल रही है वो बढ़ के 7-8-10% हो जाएगी, हो सकता है हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए। नीड टू अंडरस्टैंड, जब आरबीआई कोई आरबीआई कोई डिसीजन लेती है ना तो उसके पीछे बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस होती है। ऐसे नहीं होता कि आज रात 8 बजे से 500,000 के नोट बंद, है ना, फिर पूरी जनता सड़कों पे लगी हुई। इट इज नॉट लाइक दैट। नीड टू अंडरस्टैंड, आपका एक डिसीजन सीधे 150-200 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करेगा, उनकी डे टू डे लाइवलीहुड को इम्पैक्ट करेगा। तो इट इज समथिंग विच इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आरबीआई क्या प्लान कर रही है। हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी अभी जिक्र करा गया था, देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है। वैसे बताऊं 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने 2015-16 में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का बेस ईयर चेंज कर दिया था, जिसके कारण इन्फ्लेशन का नंबर कम आने लग गया था। ठीक है, आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों को ये पता है, जिनको पता है वो कमेंट में मुझे लिख के बताना। ठीक है, अब देखिए सर, थोड़ा सा देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है ना। तीसरी चीज यार, आप देख रहे हो वॉरेन बफेट सर ने अभी रिसेंटली एक अल्टा ब्यूटी इनकॉर्पोरेशन करके कंपनी है, उसमें $227 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है ना। कंपनी क्या बनाती है? लिपस्टिक बनाती है। क्या सर ने कैंसिल किया है? सर ने अपना 50% एप्पल में स्टेक बेच दिया है। मतलब फैंसी चीजों में, लग्जरी चीजों में स्टेक बेच दिया, और नेसेसिटी में, अब तो आजकल तो लिपस्टिक नेसेसिटी है ना गर्ल्स, राइट, तो नेसेसिटी वाली चीज को खरीद लिया। अच्छा, दूसरा ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो लिपस्टिक वगैरह होती है उसका इकोनॉमी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, कि जब इकोनॉमी गिरने वाली होती है तब लिपस्टिक के दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा, इसको गूगल करिएगा, बहुत वियर्ड है, अजीब सी चीज है, बट स्कर्ट की लेंथ के साथ भी कनेक्शन निकाला गया है। आई डोंट वांट टू से दैट, बट आप गूगल करिएगा कि लिपस्टिक एंड इकोनॉमी कनेक्शन, स्कर्ट लेंथ एंड इकोनॉमी कनेक्शन, गूगल करना आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वॉरेन बफेट सर ने थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ गए। आप अगर देखोगे तो जॉर्ज सोरोस ने अभी गूगल के अंदर और अमेजोन के अंदर अपना स्टॉक डंप करा है। ठीक है, एक ड्रंकन मिलर है, ही इज अ बिग इन्वेस्टर, सोरोस है, टेपर है, इन लोगों ने एनवीडिया में से पूरा माल बेच के बाहर हो गए। सोचो आप, एनवीडिया जब टॉप बनाया तब देव जस्ट सोल्ड एवरीथिंग, डम्प्ड एवरीथिंग, मेड गुड मनी एंड देव केम आउट। अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो इस
फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 जून तक ही 87,000 करोड़ की प्रमोटर्स तो माल बेच चुके हैं लोगों को, विच इज हाईएस्ट एवर इन लास्ट 5 years। अगर आपको और देखना है तो प्रमोटर होल्डिंग 1 लाख करोड़ से भी, प्रमोटर सेलिंग 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो सकती है। सर क्या मतलब है, प्रमोटर अगर माल बेच रहा है तो क्या खराब है? तो खुद बता ब्रो, वो कंपनी का मालिक है, वो कंपनी डे टू डे चला रहा है, ठीक है, और वो बेच रहा है, उसके पास तेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो चीजें बेच रहा है और तू चीजें खरीदने के चक्कर में बैठा है अभी। समझ रहे? तू ये देख, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया प्रमोटर सेल 7.8% स्टेक 700 करोड़ में, जब वैल्यूएशन मेरा हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब मार्केट में स्टॉक का प्राइस हाईएस्ट पॉइंट पर है, उस समय प्रमोटर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। उस समय महिंद्रा जी 2500 रुपए के भाव पे, 2200-2300 रुपए के भाव पे महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच के निकल गए बाहर, 2-2.5% निकल गए बाहर, मतलब सिर्फ 2-2.5% बेचा। आप देखोगे हर तरफ बिकवाली है, इंडस टावर, वेदांता, इंडिगो, पॉलीकैब, भारती एयरटेल, इन सब के प्रमोटर्स मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं अपने स्टॉक्स की। जब जिन लोगों को आपसे ज्यादा पता है और वो चीजें बेच रहे हैं, तब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इट इज नॉट द मार्केट जहां पर आप एग्रेसिवली बाइंग स्टार्ट कर दो। समझना मेरी बात। आपको मैं कोई एडवाइस नहीं देने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं विच इज इन योर फेवर ओनली, ठीक है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, एंड यू वांट कि नहीं सर बहुत टाइम हो गया, अब नाउ आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, बिलीव मी दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टार्टिंग अ म्यूचुअल फंड एसआईपी। अगले 1.5-2 साल अगर मार्केट शेकी रहा, मार्केट इसी जगह पर ऊपर नीचे करता रहा, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा ना एसआईपी का, वो इतना शानदार बनेगा, इतने कम एवरेज पे बनेगा, और उसके बाद जब वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देके ऊपर भागेगा स्टॉक मार्केट, तब फिर यू विल हैव इनॉर्मस गेन्स। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो कोशिश करो आप उसको थोड़ा और बढ़ाएं फ्यूचर में, अगर आपको दिखता है मार्केट गिरता हुआ तो, ठीक है? हैवी इन्वेस्टमेंट देख लो यार, मतलब सब लोग तो बेच ही रहे हैं, अब आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों के पास बहुत पैसा है, ठीक है? तो इतना ही बोलना था मुझे। आप बताना कैसा लगा आपको ये वीक का। ज़्यादा कुछ है नहीं यार, सब ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है, अभी हिंडनबर्ग आया, फुस हो गया, मैंने सोचा भी नहीं कि आपको बताऊँ, सभी तो बता ही रहे हैं, ठीक है? तो आपको कैसा लगा इस वीक का वीकली बाजार टॉक्स, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।